नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से जो सामने आ रही है, धर्मांतरण मामले में एटीएस की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। एटीएस ने कोर्ट में कस्टडी रिमांड लेने की अर्जी दाखिल की है। कल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेजा था। 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा था जेल। तो 3 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। आज एक बार फिर सुनवाई होनी है। धर्मांतरण मामले में एटीएस की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। एटीएस ने कोर्ट में कस्टडी रिमांड लेने की अर्जी दाखिल की है। आपको बता दें कि एटीएस ने 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो लोग जबरन धर्म बदलवाते थे लोगों का, महिलाओं की शादी करा देते थे दूसरे धर्म में। अब जब खुलासा हुआ इस पूरे मामले का, तो दोनों को ही दिल्ली की जामिया से गिरफ्तार किया गया। तो गाजियाबाद में 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराए जाने के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी बड़े पैमाने पर सनातनियों के धर्मांतरण पर नाराजगी जताई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने आरोप लगाया है कि कुछ कट्टर मुसलमान, मुस्लिम धर्मगुरु और मौलवी इस देश का इस्लामीकरण करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि देश में धर्मांतरण के खिलाफ पहले से कानून मौजूद है और जो लोग भी इसमें लिप्त पाए गए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि देश का इस्लामीकरण करने वालों के मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने धर्मांतरण के लिए हो रही विदेशी फंडिंग की भी जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने धर्मांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्तियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उन्हें मृत्युदंड की सजा देने की भी मांग की है। गाजियाबाद में आज लगभग 1000 हिंदू सनातन परंपरा के मानने वाले व्यक्तियों का कुछ मुसलमान के लोगों ने उन्हें लालच दे करके, पैसा दे करके धर्म परिवर्तन कराया। धर्म परिवर्तन का कानून ही बना हुआ है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है, उसे सजा का प्राविधान है। खबर लखनऊ से, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष आज भी बैठक करेंगे। पदाधिकारियों और क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। अध्यक्षों के साथ भी बैठक होगी। यूपी सरकार के मंत्रियों से भी मिलेंगे बीएल संतोष। पार्टी की ओर से प्रदेश में चलाए जा रहे अभियानों पर चर्चा होगी। तो बीएल संतोष आज भी बैठक करेंगे और इस बैठक में प्रदेश अध्यक्षों के साथ बातचीत करेंगे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि तमाम पदाधिकारियों के साथ भी वो बातचीत करेंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में कोई भी मौका भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती गंवाना, जिसकी वजह से तमाम जिम्मेदारी तमाम मंत्रियों को दे दिया गया है। बीएल संतोष भी इसी जिम्मेदारी के साथ लखनऊ में 3 दिन मौजूद रहेंगे और बैक टू बैक बैठकें लेंगे पदाधिकारियों के साथ और क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। यूपी सरकार के मंत्रियों से भी बीएल संतोष मिलेंगे। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, 3 दिन बीएल संतोष लखनऊ में ही मौजूद हैं और तीनों दिन में से एक भी सेकंड वो वेस्ट नहीं करना चाहते। बैक टू बैक बैठकें, बैक टू बैक रणनीति तैयार की जा रही है 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए। देखिए, संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने कल रात करीब 3.5 घंटे बैठक की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे। उसके अलावा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में बीएल संतोष का निर्देशन है कि पश्चिमी यूपी में जो नाराज किसान हैं, उनको अब मंत्रियों को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है कि वो उन किसानों को मनाएं और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ें, ताकि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सरकार बना सके। उसके अलावा अगर हम बैठकों के दौर की बात करें तो लगातार एक के बाद एक तमाम बैठकों का दौर चल रहा है, चाहे वो अध्यक्षों के साथ हो, जो मोर्चों के अध्यक्ष
हैं, युवा मोर्चा की बात करें, पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बात करें, अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बात करें, इनके प्रदेश अध्यक्षों की हाल ही में घोषणा की गई थी। उन अध्यक्षों के साथ भी बीएल संतोष बैठक करेंगे। उनके नेतृत्व में उनके मोर्चों में क्या व्यवस्थाएं और ज्यादा दुरुस्त की जा सकती हैं, कैसे उन मोर्चों के साथ और लोगों को जोड़ा जा सकता है, इन तमाम दिशा निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। आज की अगर हम बैठकों की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार में जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके साथ आज बीएल संतोष बैठक करेंगे और साफ तौर पे उनका निर्देश है कि जो विभाग जिस मंत्री के पास है वो उस विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जनता तक पहुंचाए। और जो जनता तक योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं वो कितना प्रभावी ढंग से जमीनी स्तर पर लागू हो पा रही है, या कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो अभी भी अधूरी हैं। अगर योजनाएं अधूरी हैं तो उनकी जिम्मेदारी सीधा मंत्री तय करेंगे और मंत्रियों को ही जवाब बीएल संतोष को देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में लगातार ये कहा जा रहा है चीज है कि सरकार की ये प्लानिंग है कि अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाए, उसके बारे में जानकारी दे और अगर कोई नहीं जानता तो उसे इस योजना के बारे में बताएं, क्योंकि विपक्षी हमेशा यही रिपोर्ट कार्ड मांगा है कि सरकार क्या योजना लाई है, कितना लाभ मिला है, सरकार डाटा दे। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी चीज है कि योजनाओं को लेकर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बैठक में रणनीति तैयार की जा रही है कि योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाए, तो ये चुनाव के लिहाज से भी बहुत अहम है। देखिए, बिल्कुल 2022 में अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं जनता के लिए चलाई जा रही हैं उनको धरातल पर लागू कराना बेहद जरूरी है। उसके अलावा जो सरकार की बड़ी योजनाएं हैं, चाहे हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें या फिर अयोध्या में एयरपोर्ट की बात करें या फिर जो 2 एम्स बनने हैं रायबरेली में और मेरठ में जो खेलकूद यूनिवर्सिटी बनानी है, उनको लेकर तमाम जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अभी भी ये तमाम प्रोजेक्ट हैं जो अधूरे हैं। 2022 से पहले सरकार को ये प्रोजेक्ट पूरे करने के भी आदेश दिए गए हैं कि इन प्रोजेक्टों को पूरा करके विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाना। उसके अलावा 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय जो सरकार की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया था, उस संकल्प पत्र के हिसाब से कितनी जो योजनाएं हैं वो अभी तक लागू की गई हैं, संकल्प पत्र कितना ज्यादा प्रभावी रूप से उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, उन तमाम चीजों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रणनीति तैयार की जा रही है कि 2022 में जो विपक्षी दल है, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या हाल ही में उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पर आम आदमी पार्टी ने भी पैर पसारना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में इन लोगों को अगर रोकना है भारतीय जनता पार्टी को, तो जो सरकार की योजनाएं हैं, जो संकल्प पत्र है, उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। नीलेश, आप ठीक कह रहे हैं, आप बने रहिए। ठीक है नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी दूर करेगी भारतीय जनता पार्टी। किसानों की समस्याओं का समाधान करेगी भारतीय जनता पार्टी। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है। देर रात सीएम आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। दोनों उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए। पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंक को साधने के लिए चलाए जाएंगे कार्यक्रम। विपक्ष के मुद्दों का जवाब देने के लिए सरकार का प्लान तैयार है। सीएम ने विकास, सेवा, सरोकार के साथ राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दे उठाने पर जोर दिया है। तो देर रात ये बैठक चली है सीएम आवास पर और ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर विपक्षियों के सवालों का जवाब कैसे भारतीय जनता पार्टी देती है। तो कोर कमेटी की बैठक में तमाम फैसले लिए गए हैं, अहम फैसले लिए गए हैं। देर रात सीएम आवास पर यह बैठक हुई। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, कोर कमेटी की बैठक को लेकर क्या ताजा जानकारी मिल रही है? इसमें क्या रणनीति तैयार की गई है? जो परेशान किसान हैं, जो दुखी हैं, उनके लिए क्या फैसला लिया गया है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री आवास पर कोर कमेटी की देर रात तक बैठक चली है। बैठक करीब 3.5 घंटे चली, जिसमें उत्तर प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य, उसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहे। उसके अलावा जो प्रदेश प्रभारी है राधा मोहन सिंह, उनकी उपस्थिति में बैठक की गई है। बैठक में साफ तौर पर यह कहा गया है कि पश्चिमी यूपी में किसानों का एक बड़ा खेमा है जो उत्तर प्रदेश सरकार से नाराज है और उनको अब मनाने की जरूरत है, उनको फिर से साधने की जरूरत है, पार्टी के साथ जोड़ने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में तमाम जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, चाहे वो कृषि मंत्री हो, उनको जाकर वहां पर किसानों से बातचीत करनी पड़ेगी। किसानों की जो समस्याएं हैं उनका निदान कराना पड़ेगा। उसके अलावा उन किसानों को जिम्मेदारी पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना है। तो तमाम चीजों को लेकर कल देर रात ये कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई है। उस बैठक में यह भी कहा गया है कि
जो भी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, जिनके पास जो विभाग है, अगर मान लीजिए कृषि मंत्री है तो कृषि से संबंधित उत्तर प्रदेश में अगर किसी को कोई समस्या आती है तो उसकी जवाबदेही मंत्री तय करेंगे। अगर मंत्री उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार उनसे भी जवाब तलब करेगी। तो अब जो समस्या होगी उससे जुड़े मंत्री ही इसको लेकर जवाब देंगे और उन्हें अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से निभानी होगी। नीलेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से खबर, जहां कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार तैयार है। सीएम योगी ने तीसरी लहर पर सतर्कता बरतने के लिए निर्देश दे दिए हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर एंटीजन टेस्ट के विशेष इंतजाम, बस स्टेशनों पर भी एंटीजन टेस्ट किए जाएंगे। कोविड हेल्प डेस्क, पुलिस पेट्रोलिंग पर जोर देने के निर्देश हैं। 27 जून से बच्चों को मेडिसिन किट देने के आदेश दिए गए हैं। निगरानी समितियां हालात और व्यवस्था पर नजर रखेंगी। तो और भी ज्यादा सख्ती उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल भी ढिलाई नहीं। निगरानी समितियां हर हालात और व्यवस्था पर नजर रखेंगी। खबर हरदोई से, जहां न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज वन इंडिया की खबर का डीएम ने संज्ञान लिया है। बाई ई केयर अस्पताल को सील कर दिया गया है। अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत पर अस्पताल सील किया गया है। परिजनों को सूचित किए बिना ऑपरेशन किया था। डीएम के आदेश पर एसडीएम ने कार्रवाई की है। एसडीएम ने जांच के लिए कमेटी गठित की है। बिलग्राम के कन्नौज बाईपास के पास है बाई ए केयर अस्पताल और ऐसे में इस पर संज्ञान लिया है एसडीएम ने और जांच के लिए एक कमेटी भी गठित कर दी है। तो न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर, जहां अस्पताल को सील कर दिया गया है। बगैर परिजनों के परमिशन के ऑपरेशन किया गया। बाई ए केयर अस्पताल को सील कर दिया गया है। हॉस्पिटल में एक जच्चा बच्चा की मृत्यु हुई, जिसकी खबर जो है मीडिया में प्रकाशित हुई। उसी के आधार पर ये पता चला कि पुष्पा पत्नी बबलू निवासी लोकेपुरवा की गर्भवती महिला थी, बच्चा होना था और बच्चा जच्चा दोनों की मृत्यु हो गई। इसके आधार पर जो है प्रकाशित हुआ न्यूज़, हम लोग तत्काल आकर इसको सीज किए और सीज करने के बाद एक जांच कमेटी गठित की है। जांच कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई। एक विजय विपुल वर्गीय जो हमारा स्टूडेंट रहा है, वो अपनी तो न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां जच्चा और बच्चा की अस्पताल में मौत हो गई थी। बगैर परमिशन के ही ऑपरेशन कर दिया गया था। वाई.ए. हॉस्पिटल है और वाई.ए. हॉस्पिटल पर कार्रवाई की गई है। अस्पताल को सील कर दिया गया है। गाजियाबाद से खबर, जहां डासना देवी मंदिर मामले में आरोपी को जमानत मिल गई है। आरोपी सलीमुद्दीन को अंतरिम जमानत मिली है। धर्मांतरण मामले से जुड़े हैं आरोपी सलीमुद्दीन के तार। सलीमुद्दीन ने विपुल को कासिफ के साथ मंदिर भेजा था। तो फिलहाल अंतरिम जमानत मिली है। सलीमुद्दीन ने विपुल को कासिफ के साथ मंदिर भेजा था। गाजियाबाद की खबर, जहां डासना देवी मंदिर मामले में आरोपी को जमानत मिली है, अंतरिम जमानत मिली है। एक विजय विपुल वर्गीय जो हमारा स्टूडेंट रहा है, वो अपनी मार्कशीट लेने के लिए हमारे पास आया था। जी जी। और वो धर्म प्रचारक है। तो उसने जो है यहाँ पर मेरे से स्वामी यति नरसिंह साहब से मुलाकात की बात की थी। मैंने उसको रोका था कि वहाँ मत जाइए, ऐसे जरा हालात हैं। तो उसने कहा कि इस तरह के हालात में तो हमें बातचीत के जरिए से जो गलत फहमियाँ उसको जो है दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो बहरहाल मैंने तो मना किया, लेकिन फिर भी वो चला गया। बहरहाल नहीं जाना चाहिए था उसको ऐसे जहाँ पर इस तरह की माहौल है। तो उसी शक में मुझे यहाँ पर लाया गया था और यहाँ बहरहाल 10-11 दिन यहाँ पर रहा हूँ।
तो वहीं कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए हाई टेक प्लान तैयार किया जा रहा है। अब ड्रोन कैमरों से राजधानी की पुलिस नजर रखेगी। लखनऊ में निगरानी के लिए 6 ड्रोन कैमरे खरीदे गए हैं। यातायात पुलिस को भी एक ड्रोन कैमरा दिया गया है। क्राइम रोकने में ड्रोन कैमरा अहम भूमिका निभाएगा। ड्रोन कैमरा उड़ाने के लिए पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अब ड्रोन कैमरा से राजधानी पर नजर रखा जाएगा। और इतना ही नहीं, कहीं भी कोई लापरवाही होती है तो फौरन उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब ड्रोन कैमरों से राजधानी पुलिस नजर रखेगी। लखनऊ में निगरानी के लिए 6 ड्रोन कैमरे खरीदे गए हैं। यातायात पुलिस को भी एक ड्रोन कैमरा दिया गया है। क्राइम रोकने में ड्रोन कैमरा अहम भूमिका निभाएगा। तो वहीं पुराने रंजिश को लेकर दबंगों ने मारपीट की है। आगरा का यह पूरा मामला है। दबंगों ने घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया है। दबंगों के हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। दबंगों की दबंगाई का यह वीडियो वायरल हो रहा है। फतेहाबाद क्षेत्र के गुबरौट गांव का यह पूरा मामला है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आखिर किस कदर दबंगों ने अपनी दबंगाई दिखाई है। यहाँ पर बुरे तरीके से 2 पक्षों में मारपीट हुई है। पूरा सामान अस्त व्यस्त हो गया है। आगरा का यह पूरा मामला है। पुराने रंजिश को लेकर दबंगों ने मारपीट की है। दबंगों ने घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया है। वीडियो में देखिए आखिर किस तरीके से 2 पक्ष आपस में भिड़ रहे हैं। पुराने रंजिश को लेकर दबंगों ने मारपीट की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। तो न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कैसे सामान अस्त व्यस्त कर दिया गया है और दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाई है। खबर बाराबंकी से, जहां दूसरे समुदाय में शादी करने पर लड़की को तालिबानी सजा मिली है। नाराज परिजनों ने बेरहमी से पिटाई के बाद मुंडवाया लड़की का सिर। लड़की का सिर मुंडवाकर परिजनों ने पूरे गांव में घुमाया है। लड़के के घर से जबरन वापस लाकर परिजनों ने तालिबानी सजा दी। प्रेम प्रसंग के चलते लड़की ने गांव के ही एक लड़के से शादी की है। पीड़ित लड़की की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। फतेहपुर थाना क्षेत्र के ररिया गांव का यह पूरा मामला है। तो तालिबानी सजा दी गई है एक लड़की को, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने दूसरे समुदाय में शादी कर ली। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रेम विवाह से नाराज परिजनों ने तालिबानी सजा दी है। थाना फतेहपुर के ग्राम ररिया का एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें एक लड़की जो करीब 20 वर्ष की है, उसने लिखित रूप से यह तहरीर दिया है कि कल उसने अपने मर्जी से एक लड़के से, जिसका नाम मिथुन है, उससे मंदिर में शादी कर लिया था, जिससे नाराज़ होकर के उसके पारिवारिक जन, चाचा वगैरह उसके बाल काट दिए और उसके साथ अभद्रता किए, मारपीट की घटना किए, जिसकी सूचना पर उसके जो लिखित तहरीर थी उसका अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर दिया गया है। 3 लोगों को अरेस्ट भी कर दिया गया है थाना फतेहपुर के। तो खबर वाराणसी से, जहां बारिश के चलते घर में किंग कोबरा सांप निकला है। किंग कोबरा को देखकर लोगों में दहशत का माहौल है। 2 सपेरों ने रेस्क्यू कर सांप को जिंदा पकड़ा। लालपुर थाना क्षेत्र के सुदामा नगर कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वाराणसी में बारिश के चलते किंग कोबरा बाहर निकला। फौरन सपेरों को बुलाया गया। सपेरों ने रेस्क्यू कर सांप को बाहर निकाला है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। लोगों में दहशत का माहौल है। लालपुर थाना क्षेत्र के सुदामा नगर कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वाराणसी का ये वीडियो है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे दोनों ही सपेरों ने रेस्क्यू कर सांप को जिंदा पकड़ा है। लालपुर थाना क्षेत्र के सुदामा नगर कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बारिश के चलते घर में किंग कोबरा सांप निकला है। किंग कोबरा को देखकर
लोगों में दहशत का माहौल है, लोग डर रहे हैं, इधर उधर भागने लगे लोग। बड़े ही मुश्किल से इस किंग कोबरा को पकड़ा गया और डिब्बे में बंद कर यहां से ले गए सपेरे। उत्तर प्रदेश के मशहूर काला नमक चावल की सुगंध अब देश भर में फैलेगी। इस चावल की अब फ्लिपकार्ट के माध्यम से देश भर में बिक्री हो सकेगी। फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए सिद्धार्थनगर से 250 केजी की पहली खेप रवाना की गई है। गौरतलब है कि ये चावल काफी उम्दा किस्म का होता है और इसके पकने के बाद इसमें काफी सुगंध आती है। किसी घर में पकाए जाने पर इसकी महक पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। इसका स्वाद भी काफी बेजोड़ होता है। इस खास किस्म को पूर्वांचल के 11 जिलों में जीआई टैग प्राप्त है। चावल की इस विशेष किस्म में प्रोटीन, आयरन और जिंक जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यही वजह है कि इसकी विदेशों में भी मांग अब शुरू हो गई है। को अवगत करवाना है कि यहाँ का ओडीओपी प्रोडक्ट काला नमक चावल जो काफ़ी टाइम से प्रसिद्ध भी है, पर टाइम के साथ धीरे धीरे विगत 2-3 दशकों में उसका प्रोडक्शन धीरे धीरे लो हो गया और 3-4 साल पहले तो बिल्कुल न्यूनतम लेवल पे अराउंड 2000 हेक्टेयर से भी कम पे चले गया था। यहाँ पे फिर हम लोगों ने ओडीओपी स्कीम के तहत उसको वापस से रिवाइव करवाना स्टार्ट किया और लास्ट ईयर तक वो 5000 हेक्टेयर तक पहुँचा और इस ईयर प्रोडक्शन मोर देन 10,000 हेक्टेयर की संभावना है। इसी के तहत आज बहुत अच्छा इनिशिएटिव FPO हैं या जो श्रीधर पांडे जी जो चलाते हैं उनका फ्लिपकार्ट से टाई अप हुआ है और फ्लिपकार्ट अंडर अपने उस पे इनका क्वालिटी टेस्ट पास करके अब नाउ दे विल सेल ऑन द फ्लिपकार्ट, उसको अवगत। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 1 इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।